Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर को प्रेजेंटेड बाय मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। सोना क्या नहीं कर सकता। को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। सूर्या है तो भरोसा है। प्रकाश सूर्या स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज की बड़ी खबर यह है कि 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट का मुख्य पायलट नशे में था। उसी दिन यह विमान एयर टर्बुलेंस की वजह से आसमान में लगभग 300 फीट नीचे आ गया था और इस हादसे में 17 यात्री घायल भी हो गए थे। अब इस बात की जांच चल रही है कि यह घटना पायलट के नशे में होने की वजह से हुई थी या फिर प्लेन में ही कोई तकनीकी खराबी थी। किसी भी पायलट का नशे में विमान उड़ाना सैकड़ों हवाई यात्रियों की जान के साथ सबसे बड़ा मजाक है। आप जरा कल्पना करके देखिए कि आप किसी विमान में जा रहे हैं और आपको यह पता चले कि विमान का पायलट नशे में है। इससे पहले हमने ये तो बहुत सुना है कि लोग नशे में गाड़ियां चलाते हैं। सड़कों पर बहुत सारे ऐसे वाहन, कार और गाड़ियां आप देख सकते हैं जहां पर लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, नशे में होते हैं। लेकिन पायलट नशे में विमान उड़ा रहा है, यह अपने आप में बहुत ही खतरनाक बात है। आज सबसे पहले इसी का विश्लेषण करेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि ईरान युद्ध के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले का खतरा इतना ज्यादा बढ़ गया कि 8 जुलाई को नेटो समिट में हिस्सा लेने के बाद ट्रंप बिना किसी को बताए अपने एयरफोर्स 1 विमान को छोड़कर एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट में बैठकर वापस आए, जबकि पूरी दुनिया ये सोचती रही कि वो एयरफोर्स 1 विमान से सफ़र कर रहे हैं। आज हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे जिनसे पता चलता है कि ट्रंप पहले एयरफोर्स 1 विमान में सवार हुए, फिर दूसरी तरफ से उस विमान से उतरकर एक ट्रक में बैठ गए और इस ट्रक ने उन्हें उसी हवाई अड्डे पर मौजूद एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट तक पहुंचा दिया। और आखिर में आपको ये दिखाएंगे कि मुंबई में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने जब ब्लिंकिट के एक डार्क स्टोर पर छापा मारा तो वहां पर चारों तरफ गंदगी, कॉकरोच, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स और ऐसे पैकेट्स मिले जिनकी पैकेजिंग से छेड़छाड़ की गई थी। तो अगर आप भी 10 मिनट में फ्री होम डिलीवरी के शौकीन हैं, ब्लिंकिट जैसे ऐप्स पर आप सामान मंगाते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। लेकिन सबसे पहले आपको डराने वाली खबर दिखाते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि आप विमान से कहीं जा रहे हैं और आपको यह पता चले कि आपके विमान का पायलट नशे में है। 4 अगस्त को थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी, उसका मुख्य पायलट नशे में विमान को उड़ा रहा था। आज एयर इंडिया के इस फ्लाइट को दोनों पायलट्स के कंफर्मेटरी लैब टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक विमान का मुख्य पायलट marijuana यानी गांजा पीकर विमान उड़ा रहा था। 4 अगस्त को जब ये पायलट्स विमान उड़ा रहे थे, उसी दौरान ये घटना हुई। एयर टर्बुलेंस की वजह से ये विमान अचानक आसमान में लगभग 300 फीट नीचे आ गया था। इसके बाद दोनों पायलट्स की जांच की गई और उसी जांच की रिपोर्ट आज आई है। हालांकि अभी ये साबित नहीं हुआ है कि जो ये विमान अचानक से 300 फीट नीचे गिरा, ये पायलट्स की वजह से हुआ था या फिर विमान के अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी। अभी इसकी जांच चल रही है और इस घटना में 13 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स घायल हो गए थे। जब यह घटना हुई उस समय विमान में 145 लोग सवार थे। इनमें 137 तो यात्री थे और 8 क्रू मेंबर्स थे। इस घटना के बाद दोनों पायलट्स के विमान उड़ाने पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब
जो टेस्ट किया गया ये देखने के लिए कि कहीं ये पायलट्स नशे में तो नहीं थे, अब ये पता चला है कि इस फ्लाइट का जो मुख्य पायलट था वो वाकई में नशे में था और वो गांजा पीकर ये विमान उड़ा रहा था। Please fasten your seatbelt. This is emergency. Please fasten your seatbelt. Nobody should get out. Fasten your seatbelt. जब कोई विमान हवा में उड़ता है तो उसमें दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। पहला है उसका पायलट और दूसरा है मशीन। आपकी जान दो ही लोगों पर निर्भर करती है, दो चीजों पर, मशीन पर और उस मशीन को चला रहे पायलट पर। अभी यह तो पता चल गया कि इनमें से एक पायलट नशे में था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक एयर इंडिया के इस विमान में कई टेक्निकल फॉल्ट्स के बारे में भी पता चला है। 4 अगस्त को घटना के समय विमान के हाइड्रोलिक सिस्टम में 3 बार खराबी आई और उसका ऑटो पायलट सिस्टम भी डिस्कनेक्ट हुआ था, जबकि कई इंडिकेटर स्विच थोड़ी देर के लिए बंद हो गए थे। इसके अलावा विमान के अलग अलग सिस्टम्स में कई टेक्निकल ग्लिचेस पाए गए। इस घटना की जांच भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रही है और ये विमान हादसों की जांच करने वाली भारत सरकार की ही एक एजेंसी है। ये एयरबस का A320 मॉडल का विमान था, जिसका निर्माण फ्रांस में हुआ है। क्योंकि एयरबस फ्रांस की कंपनी है, इसलिए फ्रांस की विमान दुर्घटना जांच एजेंसी और एयरबस कंपनी भी इस जांच में भारत की मदद कर रही है, भारत का सहयोग कर रही है। और आज इसी जांच पर बातचीत करने के लिए एयर इंडिया के CEO कैम्बेल विल्सन को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और DGCA ने बुलाया था। भारत सरकार का इस मामले में कहना है कि वो इस घटना को बहुत गंभीरता से ले रही है और इसमें आवश्यक कार्रवाई जरूर की जाएगी। Exactly, so that issue we are continuously studying it, and DGCA also we have asked updates on that, but I am telling you that we are taking it very, very seriously, and if we feel that it is not up to the mark, the present regulation, then we will respond in it very seriously and improve whatever needs to be. तो देखिए, दो बड़ी बातें हैं। इस प्लेन में जो टेक्निकल ग्लिचेस पाए गए, इतनी सारी चीजें एक साथ फेल हो रही थी, ये बहुत रेयर बात मानी जाती है जब इतनी सारी चीजें एक साथ फेल हो जाएं। आमतौर पर किसी प्लेन में ये सारे टेक्निकल ग्लिचेस एक साथ नहीं होते। ये बड़ी असामान्य घटना है, लेकिन साथ में ये भी सच्चाई है कि जब प्लेन के अंदर ये सब हो रहा था, उसी समय जो मुख्य पायलट है वो भी नशे में था। तो अभी इस हादसे के लिए पायलट को दोषी नहीं माना जा रहा, लेकिन उसका नशे में होना कई सवाल खड़े करता है। आज हम ये मान भी लें कि ये जो प्लेन है ये इसलिए 300 मीटर नीचे चला गया क्योंकि इसके अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट था, तो भी पायलट अगर नशे में था तो ये बहुत खतरनाक बात है। नशे में विमान उड़ाना या फिर शराब पीकर ड्यूटी के मामले पहले भी सामने आए हैं, जिन पर DGCA ने पहले कार्रवाई की है। एक RTI के मुताबिक वर्ष 2020 से 2024 के बीच 724 पायलट्स और क्रू मेंबर्स ब्रेथ एनालाइजर की जांच में पॉजिटिव पाए गए थे, यानी उनके शरीर में अल्कोहल मिला था। 2022 में 41 पायलट्स और 116 क्रू मेंबर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जबकि 2024 में 54 पायलट्स पर कार्रवाई की गई थी और इनमें कई विदेशी पायलट्स भी थे। सोचिए, किसी विमान का मुख्य पायलट अगर नशे में हो तो सैकड़ों यात्रियों की जान कैसे खतरे में आ जाती है। अगर आप नशे में गाड़ी चलाते हैं तो आप सिर्फ अपने साथ बैठे कुछ लोगों की जिंदगी खतरे में डालते हैं, लेकिन विमान के पायलट के फैसलों पर सैकड़ों यात्रियों की जिंदगी निर्भर करती है। इस पायलट की एक छोटी सी गलती, इसका रिएक्शन टाइम सैकड़ों यात्रियों की जान को खतरे में डाल सकता है। इसीलिए सिविल एविएशन में अल्कोहल को लेकर, यानी नशे को लेकर, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाती है।
इस पूरी घटना के दो हिस्से हैं, पहला पायलट की गलती और दूसरा प्लेन में तकनीकी खराबी। कई बार ऐसा भी होता है कि सही और गलत ब्लैक एंड व्हाइट की तरह नहीं दिखता। हो सकता है कि पायलट की गलती या उसके नशे में होने की वजह से ये हादसा हुआ हो, लेकिन यह भी संभव है कि प्लेन में पहले से कोई तकनीकी खराबी हो जिसकी वजह से पायलट के लिए उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया हो। इसलिए पायलट और प्लेन दोनों पर ही बराबरी का शक है और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इसकी जांच कर रहा है। हवाई यात्रा में पैसेंजर्स अपनी जान पायलट और एयरक्राफ्ट के सिस्टम के भरोसे छोड़ देते हैं। इसलिए हमारा मानना है कि इस घटना में जल्दबाजी में किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहराने से ज़्यादा ज़रूरी है हर टेक्निकल, ऑपरेशनल और ह्यूमन फैक्टर की पूरी तरह से जांच की जाए, क्योंकि सवाल सिर्फ एक फ्लाइट का नहीं है, सवाल है कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। हालांकि एयर इंडिया के बारे में भी आज कुछ कहना ज़रूरी है। आपको याद होगा एयर इंडिया का एक विमान अहमदाबाद में कुछ समय पहले क्रैश हो चुका है। एयर इंडिया लगातार उसके बाद विवादों में रहा है। एयर इंडिया के जो सेफ्टी पैरामीटर्स हैं वो लगातार उन पर सवाल उठाया जा रहा है। एयर इंडिया के प्रोफेशनलिज्म पर भी सवाल उठ रहे हैं और जब से टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को ख़रीदा है उसके बाद से लगातार एयर इंडिया के बुरे दिन चल रहे हैं। और ये एक और घटना हुई, पहले अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, उसके बाद एयर इंडिया में अब ये जो घटना हुई है ये दर्शाती है कि पहली बात तो ये है कि हम थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि इस फ्लाइट में कोई टेक्निकल फॉल्ट रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद ये भी पता चला है कि पायलट नशे में था। अब देखिए ये दोनों ही चीज़ें हैं। ये घटना हुई, इसकी वजह से पायलट का टेस्ट किया गया और उसमें यह पता चल गया कि यह पायलट नशे में विमान को उड़ा रहा था। अब आप खुद कल्पना करके देखिए, हो सकता है कि इस पायलट ने पहले भी नशे में न जाने कितनी फ्लाइट्स उड़ाई होंगी। यह भी हो सकता है कि और भी बहुत सारे पायलट्स नशे में फ्लाइट्स उड़ा रहे होंगे, लेकिन हमें उनके बारे में कभी पता नहीं चलता, क्योंकि रेगुलरली हर पायलट का शायद टेस्ट नहीं होता। इसलिए ये बात जो है ये सिविल एविएशन सिक्योरिटी को लेकर बहुत ही खतरनाक बात है और भारत सरकार को और एयर इंडिया को इसके बारे में ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए। अब हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति के डर को डिकोड करेंगे। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले का खतरा बढ़ गया है, उनके ऊपर कभी भी जानलेवा हमला हो सकता है। आज इस बारे में दो बड़ी खबरें आई हैं। पहला, अब पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा में एयर डिफेंस सिस्टम्स को तैनात किया गया है। ट्रंप अब जहां भी जाते हैं वहां एयर डिफेंस सिस्टम और बुलेट प्रूफ गाड़ियां मौजूद होती हैं। अब वो जहां भी गोल्फ खेलने के लिए जाते हैं तो वहां पर बुलेट प्रूफ जो गाड़ियां हैं, गोल्फ कार्ट, वो उनके लिए वहां मौजूद होती हैं और जिस जगह पर वो गोल्फ खेलते हैं वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया जाता है। और दूसरा, पिछले महीने ट्रंप तुर्की से नेटो समिट में हिस्सा लेने के बाद 8 जुलाई को जब वापस अमेरिका लौट रहे थे, तब वो एयरफोर्स 1 विमान में नहीं बल्कि एक मिलिट्री विमान में बैठकर आए थे। ब्रिटेन तक वो इस मिलिट्री विमान में बैठकर आए, जबकि पूरी दुनिया ये सोचती रही कि वो इस एयरफोर्स विमान में ही मौजूद हैं, इसी में यात्रा कर रहे हैं। लेकिन अब यह पता चला है कि वो एयरफोर्स 1 में थे ही नहीं। अमेरिका के एक बड़े अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप पहले एयरफोर्स 1 विमान में सवार हुए, तब उन्होंने कैमरे के सामने हाथ हिलाकर पूरी दुनिया को यह यकीन दिला दिया कि वो वाकई इस विमान में सवार हो रहे हैं, जब वो तुर्की से चल रहे थे नेटो समिट में हिस्सा लेने के बाद। और इसके बाद ट्रंप विमान के दूसरी तरफ के दरवाजे से इस विमान से नीचे उतर गए, जहां पर एक ट्रक उनका इंतजार कर रहा था। इस ट्रक में वो बैठ गए और इस ट्रक ने उन्हें उसी हवाई अड्डे पर मौजूद एक दूसरे मिलिट्री एयरक्राफ्ट तक छोड़ दिया। अब ये तस्वीर आप देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा जिसमें आपको ये सब समझ में आएगा कि कैसे सबसे पहले पूरी दुनिया को ये यकीन दिलाने के लिए ट्रंप उस एयरक्राफ्ट में पहुंचते हैं, अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं ताकि सबको ये यकीन हो जाए कि वो वाकई इस एयरक्राफ्ट में बैठ गए हैं। और फिर इसी एयरक्राफ्ट में दूसरे दरवाजे से
नीचे उतर आते हैं जहां पर एक ट्रक मौजूद है। ये देखिए, यहां पर एक केटरिंग ट्रक मौजूद है। इस ट्रक में बैठकर वो इसी हवाई अड्डे पर एक दूसरे विमान में बैठ जाते हैं जो पहले से इंतजार कर रहा है, और ये एक मिलिट्री विमान था। देखिए अब इस विमान में ट्रंप के साथ प्रेस के भी कुछ लोग थे, कुछ पत्रकार भी मौजूद थे, और उनके स्टाफ के लोग भी इस विमान में थे। उनमें से ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं था कि जिस विमान में वो बैठे हैं अब इसमें ट्रंप नहीं है। उन्हें पता ही नहीं चला कि राष्ट्रपति ट्रंप इस विमान से दूसरे दरवाजे से नीचे उतर चुके हैं। और ट्रंप ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन पर ईरान द्वारा जानलेवा हमले की खबर थी। ऐसा इनपुट लगातार आ रहा था कि उनके इस विमान पर हमला हो सकता है। ट्रंप की सुरक्षा को लेकर दूसरी बड़ी खबर यह है कि 9 अगस्त को अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में ट्रंप जब गोल्फ खेल रहे थे तब 2 सिविलियन एयरक्राफ्ट उस इलाके में पहुंच गए जो नो फ्लाई जोन था। यहां पर कोई एयरक्राफ्ट उड़ान भरकर इस इलाके में आ ही नहीं सकता था। यह एक नो फ्लाई जोन है। इसके बाद अमेरिकी सेना ने अपने F-16 फाइटर जेट्स भेजकर इन दोनों विमानों को रोका और उन्हें इस इलाके से बाहर निकाल दिया। अब ट्रंप की सुरक्षा में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं। 9 अगस्त को ही ट्रंप जब न्यू जर्सी शहर में गोल्फ खेल रहे थे तो वहां पर एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात था। यह एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम होता है। इसमें 5 से 6 किलोमीटर तक हमला करने वाली स्टिंगर मिसाइल्स तैनात होती हैं, और ये मिसाइल्स और ड्रोन्स से किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति या फिर जगह की सुरक्षा कर सकती है। पहले अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा का मतलब होता था वहां पर सीक्रेट सर्विस के लोग तैनात होंगे, वहां पर बुलेट प्रूफ गाड़ियां होंगी और सुरक्षा की कई लेयर्स वहां पर होंगी। लेकिन अब इस पूरे सिस्टम में एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी जोड़ दिया गया है, क्योंकि अब एक छोटा सा ड्रोन भी ट्रंप के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। अब ट्रंप के साथ गोल्फ कोर्स में भी एक छोटी बुलेट प्रूफ गाड़ी मौजूद रहती है और इसका नाम है पोलारिस रेंजर, और ये कच्चे रास्तों पर भी आसानी से चल सकती है। तो ट्रंप को, जैसा आप जानते हैं, गोल्फ खेलने का बड़ा शौक है। अब ट्रंप जहां भी गोल्फ खेलने के लिए जाते हैं गोल्फ कोर्स में, उनके साथ ये एक बुलेट प्रूफ गोल्फ कार्ट हमेशा मौजूद रहती है कि अगर कभी कोई हमला हो जाए तो गोल्फ कोर्स से ही इस बुलेट प्रूफ गोल्फ कार्ट में बैठाकर उन्हें बचाया जा सके। और अमेरिका के मीडिया ने इसे नाम दिया है गोल्फ कोर्स 1। आपको याद होगा ट्रंप के आधिकारिक विमान का नाम है एयरफोर्स 1, उनके आधिकारिक हेलीकॉप्टर का नाम है मरीन 1, और ट्रंप की इस नई सुरक्षा की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है ईरान को। उन पर ईरान से जानलेवा हमले का खतरा है। इसके अलावा पिछले 2 वर्षों में कुल मिलाकर ट्रंप पर अमेरिका में ही 3 बार हमले की कोशिश या उनकी जान लेने की कोशिश हो चुकी है। ईरान से ट्रंप पर हमले की आशंका 3 घटनाओं की वजह से ज्यादा बढ़ गई है। पहला, ईरान में ट्रंप के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। पिछले महीने आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार के दौरान ट्रंप की मौत के नारे ईरान की सड़कों पर लग रहे थे। पूरे ईरान में ट्रंप के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। इसमें लोग उनके पुतले और तस्वीरें लेकर सड़कों पर उतरे हुए थे। दूसरा, ईरान पर इजरायल की खुफिया जानकारी। इजरायल की खुफिया एजेंसी ने अमेरिका को इस बात की पुख्ता जानकारी दी थी कि ईरान ट्रंप की हत्या की प्लानिंग कर रहा है। और तीसरा, मुज्तबा खामनेई की बदला लेने की धमकी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए, लेकिन 11 जुलाई को उन्होंने ट्रंप से अपने पिता की हत्या का बदला लेने की धमकी दी थी। आपको याद होगा 28 फरवरी को अमेरिका के हवाई हमले में मुज्तबा खामनेई के पिता आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई थी।
अब आपको अपने देश की कुछ तस्वीर दिखाते हैं। आप उत्तराखंड के चमोली जिले की ये तस्वीर देखिए, जिसमें 10 अगस्त को अचानक आई फ्लैश फ्लड के बाद पूरा की पूरा एक पुल कुछ ही सेकंड में पानी में बह गया। ये ब्रिज जाएगा, ब्रिज जाएगा, ब्रिज का चमोली में भारी बारिश के बाद बेहद कम समय में बहुत ज़्यादा पानी और मलबा पहाड़ से नीचे की तरफ बहकर आया और ये पानी लगभग 35 फीट लंबे इस पुल को किसी खिलौने की तरह अपने साथ बहाकर ले गया। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति और एक गाड़ी भी बह गए। इस पुल को बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने लगभग 17 टन स्टील से तैयार किया था, लेकिन पहाड़ों के नीचे आया पानी और मलबा इतना शक्तिशाली था कि उसने कितनी आसानी से इस कई टन के पुल को उखाड़ दिया। ये इलाका भारत और चीन की सीमा के बेहद नज़दीक है, इसलिए यहाँ सड़क और पुल सिर्फ आम ट्रैफिक के लिए नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पुल के बह जाने से जोशीमठ और बॉर्डर के कई इलाकों सहित 12 गांवों का संपर्क टूट गया है और पिछले साल भी इसी जगह का पुल तेज बहाव में बह गया था। इसके बाद यहां दोबारा से नया पुल बनाया गया था, लेकिन इस बार भी ये नया पुल बह गया। पहाड़ों में जब पानी के साथ मलबा और तेज बहाव आता है तो कुछ सेकंडों में ही सिर्फ एक पुल नहीं टूटता बल्कि पूरे इलाके की कनेक्टिविटी टूट जाती है, जैसा कि आज आप यहां देख रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल सहित 12 जिलों में अगले 24 घंटे में फ्लैश फ्लड आने का खतरा है। चमोली में बहुत ज़्यादा बारिश के कारण अलकनंदा नदी का जल स्तर बढ़ गया है, इसलिए सरकार ने लोगों और पर्यटकों को नदी और नालों से दूर रहने के लिए कहा है। अलकनंदा किनारे रहने वाले समस्त क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि वह सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, क्योंकि नदी का प्रवाह बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग का यह अनुमान है कि 12 और 13 अगस्त को उत्तराखंड में बारिश कुछ कम हो सकती है, लेकिन 14 अगस्त से इसमें फिर से तेजी आएगी। इस हफ्ते स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त शनिवार को पड़ रहा है और उसके अगले दिन रविवार की छुट्टी है। ऐसे में दिल्ली और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग हिल स्टेशंस पर जाते हैं वेकेशन के लिए, लॉन्ग वीकेंड के लिए, और उत्तराखंड के मसूरी, नैनीताल या फिर हिमाचल प्रदेश के शिमला और मनाली जैसे हिल स्टेशंस पर बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी छुट्टियां मनाने के लिए इस बार पहाड़ों पर जाएंगे, उन्हें ट्रैफिक जैम के साथ साथ ख़राब मौसम का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप सबको हम ये चेतावनी दे रहे हैं कि आप अगर जा रहे हैं किसी भी हिल स्टेशन पर तो बहुत सोच समझ कर जाइए। पहले मौसम के सारे अपडेट्स लेकर जाइए, चेक करके जाइए कि वहाँ लोकल मौसम क्या है, ट्रैफिक की स्थिति क्या है। मसूरी में अभी से ही पर्यटकों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है और वहाँ पर अब भी कई जगहों पर लंबे जैम लग रहे हैं। उनकी तस्वीरें मसूरी से आ रही। जब मौसम खराब हो, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड का खतरा हो, तब हजारों गाड़ियों का एक साथ पहाड़ों की तरफ जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क पैदा करता है। इसलिए अगर आप भी इस वीकेंड पर उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश जाने का प्लान बना रहे हैं तो घर से निकलने से पहले मौसम चेक कर लीजिए, सड़कों की हालत चेक कर लीजिए और ट्रैफिक की जो लेटेस्ट खबरें हैं, अपडेट्स हैं, उन्हें भी ज़रूर चेक करें और उसके बाद ही आप अपने घर से निकलें। वरना एक बार अगर आप वहाँ गए और फंस गए तो फिर आपको अगले हफ्ते की भी छुट्टी लेनी पड़ेगी। आज भारत सरकार ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में ये बताया है
कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमालय के पहाड़ों पर ज़्यादा इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और बारिश बहुत तेज़ी से हो रही है। इसी की वजह से फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं वहां पर बढ़ गई हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह जानकारी दी है संसद में कि हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और ज़्यादा बारिश होने के पैटर्न के अध्ययन के लिए एक अलग से टीम बनाई गई है। इस टीम को सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों की ज़मीनी स्थिति का अध्ययन करने का काम सौंपा गया है और भारत सरकार का ये कहना है कि जो घटनाएं हिमालय के क्षेत्र में बढ़ रही हैं, इसके पीछे दो कारण हैं। एक है कि क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से मौसम का पैटर्न लगातार बदल रहा है, और दूसरा है इस पूरे इलाके में जो कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है, जो निर्माण कार्य लगातार हो रहा है, बड़ी संख्या में लोग जो वहां पर पहुंच रहे हैं, ये भी एक कारण इसका हो सकता है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बाद नेपाल में भी बारिश के बाद पहाड़ों पर खतरा बढ़ गया है। नेपाल के बाजुरा जिले में एक विशाल पत्थर तेज रफ्तार से पहाड़ से नीचे गिरा और इसने एक बस को जबरदस्त टक्कर मारकर नीचे धकेल दिया। अच्छी बात यह थी कि इस बस के अंदर कोई यात्री उस समय मौजूद नहीं था, वरना यह दुर्घटना एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी में बदल सकती थी। यह तस्वीर आप देखिए। यार मानते तो कोई कहना। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबर। प्रकृति का प्रकोप अगर हम आपको दिखा ही रहे हैं तो अब आपको कोलंबिया लेकर चलते हैं। भारत से लगभग 15,000 किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका के एक देश कोलंबिया में 10 अगस्त को 7.4 की तीव्रता का एक भूकंप आया, जिसमें 200 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि ये एक शुरुआती अनुमान है। आशंका है कि जैसे जैसे मलबा हटेगा, मरने वालों का आंकड़ा, उनकी संख्या बढ़ सकती है। ये पिछले 26 वर्षों का कोलंबिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली भूकंप है। इस भूकंप का एपिसेंटर कोलंबिया के चोको प्रोविंस में ज़मीन से लगभग 96 किलोमीटर नीचे था। कोलंबिया की मीडिया के मुताबिक वहां के लगभग 1,500 घरों को नुकसान पहुंचा है और 7 एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है। कई शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंग्स गिर गए और पूरी तरह से मलबे में ये बदल गई। आप भी भूकंप की जो तस्वीरें वहां से आई हैं, आप देखिए। Está temblando fuerte. Uy, gonorrea.
इस समय कोलंबिया में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अनुमान है कि मलबे के नीचे अभी भी बहुत सारे लोग दबे हुए हैं। कोलंबिया पूरी दुनिया में कॉफ़ी की खेती के लिए मशहूर है और वहाँ ऐसे इलाकों में काफ़ी नुकसान हुआ है जहाँ कॉफ़ी की खेती होती है। पूरी दुनिया में कॉफ़ी के प्रोडक्शन में कोलंबिया तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर ब्राज़ील है और दूसरे नंबर पर वियतनाम है। इससे पहले वर्ष 1999 में कोलंबिया में एक और भूकंप आया था जिसमें 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तब इस भूकंप के दौरान कॉफ़ी के पेड़ तो बचे रहे, लेकिन जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर कॉफ़ी इंडस्ट्री टिकी हुई है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत भारी नुकसान हुआ। कॉफ़ी बेल्ट के 50% घरों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा और करीब 12% कॉफ़ी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ पूरी तरह से तब नष्ट हो गई थी। अब आपको ये बताते हैं कि कोलंबिया पूरी दुनिया के नक्शे पर कहाँ है। कोलंबिया भारत से 15,000 किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका में है, जो हम आपको बता चुके हैं। कोलंबिया की जनसंख्या लगभग 5 करोड़ है। भारत में आंध्र प्रदेश की आबादी के लगभग, आंध्र प्रदेश की जनसंख्या भी लगभग इतनी है, 5 करोड़ के आसपास। कोलंबिया का क्षेत्रफल लगभग 11.5 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के राजस्थान राज्य से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब आपको ये बताते हैं, आप भी सोचते होंगे कि इसी क्षेत्र में बार बार भूकंप क्यों आते हैं। इससे पहले जून के महीने में कोलंबिया के पड़ोसी देश वेनेजुएला में भी एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। इसकी वजह यह है कि ये इलाका रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। ये प्रशांत महासागर के चारों तरफ फैला एक ऐसा इलाका है जहां दुनिया के सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। इसे रिंग ऑफ फायर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पूरे इलाके में टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार एक दूसरे से टकराती रहती हैं और खिसकती रहती हैं और इसी की वजह से भूकंप आते हैं। कोलंबिया में हर महीने लगभग 2,500 छोटे छोटे भूकंप आते रहते हैं और कई बार तो वहाँ के लोगों को इन भूकंपों का पता भी नहीं चलता, लेकिन ये वहाँ आम जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। इसलिए चाहे वेनेजुएला हो चाहे कोलंबिया हो, ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर भूकंप अक्सर आते रहते हैं। पिछली बार वेनेजुएला में भूकंप आया था। अभी आप देखिए, ये वेनेजुएला के ही कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं जब वहाँ पर भी बहुत बड़ा भूकंप आया था और इसमें भी हज़ारों लोगों के मरने की खबर आई थी। अब एक बहुत ख़तरनाक खबर हम आप तक पहुँचाने वाले हैं, क्योंकि अब हम जो आपके फ्री होम डिलीवरी ऐप्स हैं उनके डार्क स्टोर्स के काले सच को डिकोड कर रहे हैं। आजकल 10 मिनट में आपके घर में ग्रोसरी या खाने पीने का सामान पहुंच जाता है। आप में से बहुत सारे लोग इसी प्रकार ऐप्स पर अपना खाना, घर का सामान ऑर्डर करते हैं, ब्लिंकिट जैसे ऐप पर, और ये सामान कुछ ही मिनटों में आप तक पहुंच जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 10 मिनट पहले तक ये सारी चीज़ें जो आपके हाथ में आ रही हैं ये किस हालत में रखी होती हैं। आप जब ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं फलों का, सब्जियों का, दूध का, पनीर का, जब ये सब कुछ आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो आपको एक प्रकार का भरोसा होता है कि ये सारी चीज़ें ताज़ी होंगी, शुद्ध होंगी, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। एक डिलीवरी ऐप है जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा, उसे कहते हैं ब्लिंकिट। ब्लिंकिट के एक स्टोर पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने छापा मारा एक डार्क स्टोर में, और डार्क स्टोर में जब छापा पड़ा तो चारों तरफ गंदगी और कॉकरोच मिले। ऐसे सामान मिले जिनकी एक्सपायरी डेट कब की जा चुकी थी, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स थे, और ऐसे पैकेट्स मिले जिनकी पैकेजिंग से भी छेड़छाड़ की गई थी। मुंबई के मलाड वेस्ट इलाके में ब्लिंकिट के स्टोर पर जब फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने छापेमारी की तो यहाँ चारों तरफ गंदगी थी और उसी गंदगी में फल रखे हुए थे, सब्जियां रखी हुई थी और खाने पीने का बाकी सामान इसी गंदगी के बीच रखा हुआ था। अब इस डार्क स्टोर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और फूड डिलीवरी कंपनियां अपने सामान को जिस गोदाम या वेयर हाउस में रखती हैं उसे डार्क स्टोर कहा जाता है,
आपको ऐसा लगता होगा कि आप ब्लिंकिट पर जब जाते हैं या किसी भी ऐप पर जाते हैं, कोई भी चीज़ आप जब ऑर्डर करते हैं तो शुरू में आपको ये लगता होगा कि आसपास कोई दुकान होती होगी जहाँ से उनका डिलीवरी बॉय उस सामान को उठाता होगा और आपके घर तक ले जाता होगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। इन सब ऐप्स के अपने अपने डार्क स्टोर हैं, मतलब इन सब के अपने अपने गोदाम हैं। उस गोदाम में ये सारा सामान पहले से ही लेकर रख लेते हैं और जैसे ही आप ऑर्डर करते हैं तो आपका जो सामान पैक हो रहा होता है वो किसी दुकान से नहीं बल्कि इनके गोदाम से वो सामान पैक होता है और फिर डिलीवरी बॉय उस सामान को लेकर आपके घर तक पहुंचता है। अब जब उस गोदाम पर छापामारी की गई तो पता चला कि कितनी बुरी स्थिति में सामानों को रखा जाता है। अब जरा सोचिए, आप अपना समय बचाने के लिए सामान ऑनलाइन खरीद रहे हैं, लेकिन वो सामान पहले ही डार्क स्टोर में पड़ा पड़ा प्रदूषित हो रहा है और ये सामान जब आपके घर में आएगा, आपके पेट में जाएगा, तो इससे आप और आपका परिवार, उसके स्वास्थ्य का क्या हाल होगा, इससे बड़ा खिलवाड़, इससे बड़ा मजाक कोई हो नहीं सकता। तो अब आप देखिए ब्लिंकिट ऐप का ये गोदाम यानी डार्क स्टोर की तस्वीरें जब वहां पर छापा मारा गया। अब आप ज़रा सोचिए, ये जो तस्वीरें अभी मैंने आपको दिखाई ये ब्लिंकिट के डार्क स्टोर की हैं। मतलब जो सामान आप ख़रीदते हैं ऑनलाइन ब्लिंकिट के ऐप पर जाकर, वो सामान इस प्रकार से उनके गोदाम में रखा होता है जहाँ चारों तरफ गंदगी है, जहाँ कॉकरोच घूम रहे हैं और कई सामान तो ऐसे थे जिनकी एक्सपायरी डेट बीत चुकी थी। अगर आपको ये पता चले कि आपकी रसोई की हालत ऐसी हो गई है तो क्या आप उस रसोई में बना खाना खा पाएंगे? अगर आपको ये पता चले कि जिस रेस्टोरेंट में आप खाना खाने के लिए जा रहे हैं वहाँ की रसोई की हालत ऐसी है तो शायद आप वहाँ भी खाना नहीं खाएंगे। लेकिन ये बात शायद आपको पता ही नहीं है, क्योंकि इसी सामान को झाड़ पोंछ करके, साफ़ सुथरा करके, एक अच्छे पैकेट में डालकर एक यूनिफॉर्म पहने डिलीवरी बॉय आपके घर आता है, घंटी बजाता है और आपके घर तक आपका सामान 10 मिनट में पहुंच जाता है और आपको लगता है कि आपके यहाँ सारी चीज़ें साफ़ सुथरी और शुद्ध आ रही हैं। आपको याद होगा पिछले महीने देश की फूड सेफ्टी एजेंसी FSSAI ने क्विक कॉमर्स कंपनी स्विगी, इंस्टामार्ट को भी ऐसे ही 9 नोटिस जारी किए थे। स्विगी पर आरोप था कि उसने लोगों को एक्सपायर्ड और सड़ा गला सामान बेचा था। हमारे देश में 10 मिनट वाले डिलीवरी ऐप्स पर हर रोज़ लगभग 1 करोड़ ऑर्डर्स दिए जाते हैं, जिनमें ज़्यादातर खाने पीने का ही सामान होता है। इस समय हमारे देश में 5,500 से ज़्यादा डार्क स्टोर्स हैं और सबसे ज़्यादा डार्क स्टोर्स इस समय ब्लिंकिट के पास हैं। डार्क स्टोर्स मतलब गोदाम। पहले आप बाज़ार में दुकानों पर जाते थे सामान लेने के लिए, तो आप अपनी आँखों से उसकी साफ़ सफाई देखकर, अपनी आँखों से चेक करके वो सामान खरीदते थे। दुकानदार से मोल भाव करते थे। दुकानदार भी आपका जानने वाला था। दुकानदार से आप कहते थे कि अगर सामान अच्छा नहीं निकला तो हम वापस कर देंगे, और दुकानदार भी ये कहता था कि आप ले जाइए, अच्छा नहीं लगे तो वापस भी ले लेंगे। एक रिश्ता हुआ करता था। और सबसे बड़ी बात यह कि दुकान से अगर आप कुछ फल फ्रूट लेकर आ रहे हैं, कोई और खाने पीने की सामान चीज़ लेकर आ रहे हैं, तो आप खुद चेक करके लाते थे। सब्जियां अगर लेकर आ रहे हैं तो चेक करके लेकर आते थे कि जो सब्जियां वहाँ रखी हैं, जो सामान खाने का रखा है, उसमें से बेहतर सब्जी कौन सी है, बेहतर फल कौन से हैं। अगर कोई फल सड़ा हुआ है तो उसे आप अलग निकाल देते थे। लेकिन जब से ये ऑनलाइन शॉपिंग हुई है तब से आपके घर में इस प्रकार का सड़ा हुआ सामान भी आ रहा है। अब आप डार्क स्टोर के सामान को देख नहीं पाते।
सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन से ऑर्डर करते हैं और ये सामान आपके घर पर आ जाता है। लेकिन उस डार्क स्टोर के अंदर खाने का सामान किस हालत में रखा है, या उस डार्क स्टोर की साफ सफाई कैसी है, उसकी एयर कंडीशनिंग कैसी है, कहीं उसमें कॉकरोच तो नहीं घूम रहे, इसके बारे में आपको कभी पता नहीं चलेगा। इसीलिए अब हमारे देश में ऐसे डार्क स्टोर्स की नियमित रूप से सख्त जांच होनी चाहिए। इसके अलावा हमने एक मुहिम शुरू की थी, चेक द किचन। इसी प्रकार से हम आपको जो कहते हैं कि जब आप खाना खाने के लिए जाएं तो आपको किचन चेक करनी चाहिए हर उस रेस्टोरेंट की। इसी प्रकार से अब कोई नई व्यवस्था बननी चाहिए कि जो ग्राहक हैं वो इन डार्क स्टोर्स को भी चेक कर सके कि अगर आपने ब्लिंकिट से कोई सामान ऑर्डर किया है, स्विगी से कोई सामान ऑर्डर किया है, तो उन्होंने किस गोदाम में, किस स्थिति में उस सामान को रखा हुआ है। इसलिए आज हम फिर से देश को, आप सबको ये सुझाव देना चाहते हैं कि हर डार्क स्टोर में हमेशा सीसीटीवी की निगरानी होनी चाहिए। उसकी लाइव टीवी जो फीड है वो उसके कस्टमर्स के मोबाइल फोन में आनी चाहिए, और हर डिलीवरी ऐप में ऐसी सुविधा होनी चाहिए जिससे कस्टमर जब चाहे उस कंपनी के डार्क स्टोर्स को लाइव, उसकी लाइव फीड अपने मोबाइल फोन पर देख सके। भारत सरकार को आज ये बात नोट करनी चाहिए कि जितनी ये शिकायतें अब लगातार आ रही हैं इस प्रकार के डिलीवरी ऐप्स की, इन सब के लिए ये अनिवार्य कर दिया जाए कि इनके सारे गोदामों में सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए, और उस सीसीटीवी कैमरे की जो लाइव फीड है वो उस इलाके में जहां वो जिस इलाके में केटर करते हैं, आपके इलाके के जो भी गोदाम हैं उसकी लाइव फीड आप क्लिक करके देख सकें। 10 मिनट वाले डिलीवरी और क्विक कॉमर्स ऐप्स जो है वो अब ऐसे बिना निगरानी के और काम नहीं कर सकते। आजकल परीक्षाओं की बड़ी चर्चा हो रही है, नौकरियों की बड़ी चर्चा हो रही है, इसलिए आज एक छोटा सा विश्लेषण हम नौकरियों को लेकर करने वाले हैं। पहले सवाल होता था हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, अब सवाल है कितने कम लोगों से काम चलाया जा सकता है। दिल्ली हो या रांची का छात्र आंदोलन हो, कर्नाटक में सरकारी भर्तियों को लेकर नाराज़गी हो, या केरल में परीक्षा देकर सेलेक्ट हो चुके टीचर्स की नियुक्ति में होने वाली देरी को लेकर टीचर्स का विरोध प्रदर्शन हो, ये सारी घटनाएं कहने को तो अलग अलग राज्यों में हो रही हैं, लेकिन अगर इन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखेंगे तो इनके पीछे एक ही समस्या दिखाई देती है, और वो है नौकरी। ना तो नौकरियों की संख्या पर्याप्त है हमारे देश में, और अच्छी नौकरियां तो बहुत ही कम हैं। भारत में हर साल लगभग 80 लाख युवा ग्रेजुएट होकर बाहर नौकरी के बाजार में आते हैं, लेकिन आज सरकार से लेकर बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों तक हर कोई कॉस्ट कटिंग कर रहा है, यानी अपने खर्चे को घटाने पर जोर दे रहा है। जैसे किसी प्राइवेट कंपनी में पहले 1000 कर्मचारी काम करते थे, लेकिन अब वही कंपनी कहती है कि यही काम 500 लोगों से करवाया जाए, यही काम 500 लोगों से चल सकता है। अब यही रणनीति देश की कई राज्य सरकारें भी अपना रही हैं। वहां नई सरकारी भर्ती बंद है और पुराने सरकारी पदों को भी भरा नहीं जा रहा। इसका कारण है राज्य सरकारों के पास अब तनख्वाह देने के पैसे भी नहीं बचे, और हर सरकार अब अपनी तनख्वाहों का बिल कम करना चाहती है। वो अपने कर्मचारियों की संख्या कम करना चाहती है ताकि उसे कम पैसा तनख्वाहों में देना पड़े। हमारे देश की लगभग सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार भी घाटे में है, क्योंकि सरकार जितना पैसा कमाती है टैक्स के रूप में, उससे कहीं ज्यादा खर्च करती है। इस वजह से नौकरियां लगातार कम हो रही हैं और युवाओं में नाराजगी बढ़ रही है। जैसे इसी साल फरवरी में कर्नाटक में 2,80,000 खाली पदों पर भर्ती में हुई देरी के खिलाफ युवाओं ने प्रदर्शन किया। फिर 2024 में अगर मैं आपको एक आंकड़ा दूं, उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,000 कांस्टेबल के पदों के लिए लगभग 48 लाख उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था, यानी सिर्फ एक पद के लिए लगभग 80 उम्मीदवार थे। और ऐसा आप अगर देखेंगे हमारे देश में जब भी कोई सरकारी नौकरी के पद निकलते हैं, सरकारी नौकरी की भर्ती होती है, तो रेशो लगभग यही रहता है, एक पद के पीछे 80, 100 या उससे भी ज़्यादा लोगों के बीच कंपटीशन होता है। 100 में से एक आदमी को नौकरी मिलती है। और यूपीएससी जैसी परीक्षा की अगर हम बात करें तो पास परसेंटेज जो है वो आधे % से भी कम है, 0.17% था अभी जो पिछला एग्जाम हुआ। हमारे देश में
ग्रेजुएशन करने के बाद 40% युवा 25 साल की उम्र तक बेरोजगार रहते हैं और 29 साल की उम्र तक आते आते ये आंकड़ा घटकर लगभग 20% रह जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें से सभी को अच्छी मनपसंद नौकरियां मिल जाती हैं। इसका एक बड़ा कारण ये है कि बहुत से युवा मजबूरी में उन्हें जो भी काम मिलता है आखिर में करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे में अगर सरकारी नौकरी के पद खाली रहें, परीक्षाएं टलती चली जाएं या फिर क्वेश्चन पेपर लीक हो जाएं तो युवाओं का गुस्सा कई गुना बढ़ जाता है। अब आपको ये बताते हैं कि हमारे देश की राज्य सरकारों की हालत इतनी खराब क्यों है और उनका पैसा असल में खर्च कहाँ हो रहा है। इन राज्यों की सरकारें फ्रीबीज और जनता को लुभाने वाली योजनाओं पर काफ़ी पैसा खर्च करती हैं। हमारे देश में हर साल फ्रीबीज और सब्सिडी के तौर पर 9 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाता है। 9 लाख करोड़। यह हमारे देश के शिक्षा के बजट से लगभग 6.5 गुना ज़्यादा है। जो लोग कहते हैं ना कि शिक्षा का बजट बढ़ा देना चाहिए, 6% कम से कम होना चाहिए बजट का, उन्हें यह पता होना चाहिए कि शिक्षा के बजट से कहीं ज़्यादा पैसा हमारे देश की सरकारें फ्री बीज और सब्सिडी पर खर्च कर रही हैं। आज सरकारें महिलाओं को, बुजुर्गों को, ज़रूरतमंद परिवारों को, बेरोज़गार युवाओं को कई प्रकार की आर्थिक मदद देती हैं। घर बैठे उन्हें पैसा मिलता है। इसमें महिलाओं को हर महीने कैश दिया जाता है। आने जाने के लिए बस की फ्री सर्विस दी जाती है, बस में टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। गैस सिलेंडर और राशन दिया जाता है। और भी बहुत प्रकार की चीज़ें होती हैं। बहुत सारी आपने देखा होगा, जब भी अब राज्यों में चुनाव होते हैं तो हर बार जो पार्टियां हैं वो हर चुनाव से पहले के भी मुकाबले कहीं ज़्यादा लोगों को घर बैठे पैसा देने का ऑफ़र करती हैं। महिलाओं को पैसा दिया जाता है, युवाओं को पैसा दिया जाता है, अलग अलग तरह की सब्सिडी दी जाती है। कोई कहता है कि अगर हम आ गए तो हम आपको साइकिल देंगे, कोई कहता है अगर हम आ गए तो हम आपको सोना देंगे, हर बच्ची जब पैदा होगी तो उसको सोना दिया जाएगा। बहुत सारी स्कीम्स हैं, आपने भी देखा होगा। और ये सब इसलिए किया जाता है ताकि लोग उस पार्टी को चुन लें, ताकि उन्हें सरकार बनने के बाद बहुत सारा पैसा घर बैठे मिलता रहे, फ्रीबीज और बहुत सारे डिस्काउंट उन्हें मिलते रहें, किसी चीज़ का पैसा उन्हें ना देना पड़े। बिजली मुफ्त में मिल जाए, पानी मुफ्त में मिल जाए, बस का किराया ना देना पड़े, घर बैठे कैश मिल जाए, खाने पीने का जो राशन है वो भी मुफ्त में मिल जाए। लेकिन क्या अब हमारे देश की सरकारें ऐसे किसी मॉडल पर काम कर सकती हैं जहां लोगों को हर महीने इस प्रकार का पैसा देने के बजाय सरकार उस परिवार के सबसे प्रतिभाशाली युवा को एक नौकरी दे दे? परिवार के एक काबिल युवा को नौकरी मिलने से पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति बदल सकती है और सरकार पर अलग से इसका कोई आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा। हालांकि मैं यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये नौकरी देने का जो हम आइडिया दे रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ काबिलियत के आधार पर ये नौकरी मिलनी चाहिए। मतलब सरकार जो एक परिवार पर इतना पैसा खर्च कर रही है कि उससे बस का किराया नहीं लेंगे, बिजली का बिल नहीं लेंगे, पानी का बिल नहीं लेंगे, उसे घर बैठकर कुछ पैसा 2-3 हज़ार रुपया महिलाओं को भी मिलता रहेगा। बहुत सारी स्कीम्स हैं। इन सब की बजाय उस घर में जो सबसे प्रतिभाशाली युवा है उसे अगर आप एक अच्छी नौकरी दे देते हैं, 30, 40, 50 हज़ार की, 25 हज़ार की, जितने की भी, उससे पूरे परिवार का उत्थान हो जाएगा। आज सारे लोगों को सरकारी नौकरी मिल भी नहीं सकती। सरकारी नौकरी की जो संख्या है हमारे देश में बहुत कम है। देश की सारी सरकारी नौकरियां भर भी दी जाएं, सारे पद भर दिए, तब भी बहुत बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रह जाएंगे। वहीं पर प्राइवेट कंपनियां अपनी ज़रूरत के हिसाब से, काम के हिसाब से और मुनाफे के हिसाब से नौकरियों पर लोगों को रखते हैं। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो युवा हैं वो कहाँ जाएंगे। पहली उनकी चॉइस होती है कि सरकारी नौकरी मिल जाए। दूसरा विकल्प है सरकारी नहीं मिल रही तो प्राइवेट नौकरी मिल जाए कंपनी में। लेकिन प्राइवेट कंपनियां भी बहुत सोच समझ कर लोगों को रखती हैं, क्योंकि उन्हें अपने मुनाफे पर ध्यान देना है। वो एक व्यक्ति से 2 लोगों का काम करवाते हैं। आज ज़्यादातर कंपनियां, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो कॉस्ट कटिंग पर जोर दे रही हैं। इसलिए सबको रोजगार अब नहीं मिल सकता और आज हमारे देश में स्वरोजगार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। स्वरोजगार। अब हमारे देश में ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो अपना रोजगार खुद शुरू करें और दूसरों को भी रोजगार दें। इसीलिए देश के युवाओं को सिर्फ सरकारी नौकरी के बजाय स्किल बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, अपनी काबिलियत बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। उनके पास कोई ना कोई स्किल ऐसा होना चाहिए जिससे वो पैसा कमा पाएं। भारत सरकार
स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं के जरिए ऐसे युवाओं को बढ़ावा दे रही है जो स्वरोजगार करना चाहते हैं। इंडिया स्किल रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2024 में लगभग 49% युवाओं के पास नौकरी पाने के लिए आवश्यक स्किल्स थे ही नहीं। अगला मेरा सवाल है डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी श्रम की प्रतिष्ठा अब भी हमारे समाज में नहीं है जितनी होनी चाहिए। जो लोग हाथ से काम करते हैं, हाथ से किए जाने वाले काम को अक्सर हमारे समाज में बहुत खराब नजर से देखा जाता है। उसकी प्रतिष्ठा नहीं है, इज्जत नहीं है। आज हमारे देश में जो लोग श्रमिक हैं, जो अपने हाथों से मजदूरी करते हैं, जो लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, किसान हैं, जो लोग मैकेनिक हैं, बहुत सारे लोग हैं, किसान हैं, कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, या ऐसे तमाम लोग जो अपने हाथ से कोई काम करते हैं, श्रमिक हैं, समाज में अभी उनकी इज्जत नहीं है। जो वाइट कॉलर जॉब्स में लोग हैं, जो नौकरियां करते हैं, उनकी हमारे समाज में ज़्यादा इज्जत है, भले ही वो एक किसान से कम पैसा कमाते हो। अगर आप तुलना करें, हमारे देश में एक गांव का किसान है और एक शहर में नौकरी करने वाला व्यक्ति है, वाइट कॉलर जॉब करता है, और अगर किसान उससे ज़्यादा पैसा भी कमाता हो, तब भी हमारे देश में प्रतिष्ठा जो है, इज्जत जो है, वो वाइट कॉलर नौकरी करने वाले की है। जबकि इन कामों से, हमारे देश में इन कामों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और इनमें अच्छी कमाई की संभावनाएं हैं। जो लोग अपना काम चलाते हैं, अपना काम करते हैं, कोई रेहड़ी भी लगा रहा है, कोई चाय की दुकान चला रहा है, कोई और अपना काम कर रहा है, किसी ने अपनी छोटी सी वर्कशॉप खोली हुई है, ये सारी जो चीज़ें हैं, तो आज जो हम बात कहना चाहते हैं वो ये है कि डिग्निटी ऑफ लेबर जब तक हमारे समाज में नहीं आएगी, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि काम कोई छोटा नहीं होता, किसी भी काम को करने वाला व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता, तब तक हमारे समाज में नौकरियों की ये मारामारी ऐसे ही रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि दुनिया में अक्सर चर्चा होती रहती है कि एआई इंसानों की नौकरियां ले लेगा, लेकिन जब एआई को इंसानों का बॉस बनाया गया तो कितना बड़ा नुकसान हुआ, ये दिखाएंगे ब्रेक के बाद। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहे चलती रहे। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो देश हो विदेश हो जेके हो। देश का टायर JK टायर। मैं करता हूँ ना। मैं करूँगा। ओए, कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है? ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा, फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए। पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टेज, डाइनिंग एंड मच मोर। क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन हैं। PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड। PNB मेरा अपना बैंक। सौ प्रतिशत शुद्ध सैंडलवुड ऑयल से बना, असली गुणों से भरपूर और खुशबू ऐसी जो दे एक खास एहसास। मैसूर सैंडल सोप, मेरा रॉयल ब्यूटी रिचुअल। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आज हमारे पास एक रिपोर्ट थी आपके लिए, और उसमें हम आपको ये बताने वाले थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, हम अक्सर ये कहते हैं कि आगे चलकर इंसानों की नौकरियों को ले लेगा, लेकिन जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बॉस बनाया गया तो उसने अक्सर गलत फैसले लेने शुरू कर दिए। और एक रिटेल शॉप थी जिसमें एक AI बॉट को बॉस बना दिया गया और उसे ये
कहा गया कि आपको हमारा जो प्रॉफिट है उसे बढ़ाना है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में एक रिटेल स्टोर था और उस स्टोर में एक एआई को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो इस स्टोर को चलाए। लेकिन दुर्भाग्य आज ये है कि ये पूरी खबर हम आपको आज दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि समय हमारा समाप्त हो गया है। कई दिन से हम ये कोशिश कर रहे थे कि आपको ये हम खबर दिखाएं जिसमें ये पता चले कि एआई को जब बड़ी जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं तो कई बार एआई इंसानी दिमाग से बेहतर नहीं सोच पाता। एक अच्छा इंसानी दिमाग एआई का इस्तेमाल तो कर सकता है, लेकिन अगर एआई को इंसान का बॉस बना दिया जाए और उस पर सारे फैसले छोड़ दिए जाएं तो अभी भी एआई इतना विकसित नहीं हुआ है कि वो किसी इंसान के अनुभव को रिप्लेस कर सके। पूरा पॉइंट आज ये है। सो एक एआई को आप एक टूल की तरह इस्तेमाल कीजिए, लेकिन एआई अभी उस स्थिति में नहीं है कि वो इंसान की जगह ले सके। अगले शो में जब हमारे पास ज़्यादा समय होगा तो ये पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये एआई बॉस बुरी तरह से फेल हो गया क्योंकि ये सारे कर्मचारियों की छुट्टियां सैंक्शन कर दिया करता था और इसने कई गलत फैसले लिए। लेकिन अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहित चलती रहे। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किड बैग। RBI कहता है पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। डिकोड के आज के एपिसोड को इस समय तक 6.2 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं, यानी 62 लाख व्यूज अभी तक हमें मिले हैं। आपके इस प्यार के लिए, इस भरोसे के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और महंगे जूते अक्सर वही खरीदते हैं जिनके भाग्य में चलना बहुत कम लिखा होता है। नमस्कार।